कहलाती है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्ण। शब्द यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवाह अंक और आहा, 2 द्विगुण अंगा है और अड़ा है तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा तथा स्र। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या वर्ण या ध्वनि हो गया। कुल कितने हिंदी में वर्ण? 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजन 33 हैं, अयोगवाह अंक आ है, 2 द्विगुण है, अंगा हो गया, औड़ा हो गया। तो याद रखिएगा, अयोगवाह में अंक हो गए, द्विगुण में जो है एक अंगा होता है और टा ठा डा ढा वाला है। 4 संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अगला प्रश्न है कि भाषा की मूल इकाई। तो शब्द का वर्ण, भाषा की ध्वनि। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। उदाहरण जैसे कि राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा है और मा है। वर्ण कितने हैं? 4 है। रा हो जाएगा आ, मा और छोटा आ, यहां पर माँ में हलंत हो जाएगा। तो ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो कितनी है टोटल? तो वर्णमाला टोटल जो है 52। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर देखोगे तो टोटल 11 स्वर हैं। कौन कौन से? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री है, ए, आई, उ, औ। उसके बाद अंक अहा आपका दायोगवा हो जाता है। का वर्ग आप देखेंगे व्यंजन तो क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ तथ दधना प फ ब भ म या रा ला वा शा सा सा हा। इस तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 हम 25 और 8 33। तो 11 वर्णमाला यानी वर्णमाला 52 है। तो स्वर 11 हो गए, 33 व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छात्र, ज्ञा और स्रा। अयोगवा अंक है 2 है, द्विगुण व्यंजन अंगा है और ढा है, और कुल वर्णों की संख्या 52 इस प्रकार हो जाएगी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे कि आप आ लिखते हो, छोटा बड़ा है ना। अब का आप लिख रहे हो तो इसमें स्वर की सहायता इसमें ली गई है। का लिखोगे हलंत लगाओगे प्लस छोटा आ होगा। इस तरह आप लिखते हो। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्ण जो है 2 होंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे आप क्या कहते हो? स्वर। ऑप्शन बी। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से, निर्भर नहीं है, किसी की सहायता नहीं है,
सिंपल सी बात, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर हो गए 11, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो 11 स्वर हैं। आ आ ई ऊ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो स्वर कौन सा होगा? यहाँ पर यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगी। क ख ग घ अंगा च छ च छ इयां, तो ये नहीं है आपका, व्यंजन में होगा। तो यहाँ जो है चा वर्ग का है, च छ ज ज इयां, तो पंचमाक्षर है, 5वां अक्षर। अगला है आपका कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं? सिंपल सी बात, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर में जैसे कि छोटा बड़ा दीर्घ स्वर हो जाएगा, बड़ी ई है, छोटा ऊ नहीं होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ आओ, तो यहाँ पर ओ जो है ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। हरस्व होगा यानी छोटा, सिंपल सी बात। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री है, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आप देखेंगे तो हर्ष स्वर को क्या है, मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि किन्हीं की सहायता नहीं होती। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे दीर्घ स्वर में तो मूल स्वरों के योग से, दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ लिखा है, बड़ा आ है, तो इसमें छोटा आ प्लस छोटा आ है। बड़ी में देखेंगे तो डबल है, छोटा यानी बड़ा ऊ में देखेंगे तो छोटा ऊ डबल है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं, तो इनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो हर्ष हो गया, दीर्घ आप नापना कर लेंगे आराम से। संयुक्त स्वर, अब देखो हर्ष हो गया और संयुक्त, तो संयुक्त और दीर्घ में अंतर आप देख पा रहे हैं। इसमें दो समान मूल स्वर हैं, जबकि संयुक्त स्वर में क्या होते हैं कि जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे अगर आप ए है तो ए कौन कौन से मिलकर बना है, तो छोटा आ प्लस छोटी ई है। तो यहाँ पर क्या है, दो असमान स्वर हैं, आ और ई। आय का देखेंगे इसी तरह तो आ आय है, ओ का देखेंगे तो औ का, इस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। था प्रश्न विकल्पों में ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि यह संयुक्त स्वर है, और वो दीर्घ स्वर भी नहीं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर अर्थात दो समान स्वर से मिला हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई प्लस ई है, तो दो समान स्वर हो गए। और ये आपका यहाँ पर क्या है, हर्स्व स्वर है ई। आय का देखेंगे तो संयुक्त में आएगा, किससे बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई से है, दो असमान स्वर हैं। आय का देखेंगे तो ए आय, आय भी क्या है आपका, दो असमान स्वर हैं, किससे किससे मिलकर बना है, आ प्लस आय की मात्रा लगाओगे आप, इसे मिल जाएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या है, दीर्घ स्वर, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब, दो समान स्वर से मिला। अगला प्रश्न है कि कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर में क्या होता है भाई, संयुक्त स्वर में दो असमान स्वर होंगे, दो असमान। अब आप यहाँ पर देख लो विकल्प में कौन सा संयुक्त स्वर का समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हर्ष स्वर ये हो गया, ये दोनों तो हैं संयुक्त स्वर, लेकिन ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पर देखो दो असमान स्वरों से बने हैं ये, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो ये आपका क्या है, दीर्घ स्वर हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर दो समान स्वर हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर दो समान स्वर हैं, तो दो समान स्वर मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, दीर्घ स्वर। तो जब दीर्घ स्वर हुआ तो संयुक्त स्वर की सवाल ही नहीं उठता, चला गया, अपने आप एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आप देखिए दो असमान स्वर हैं, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, और में भी मिलेगा। तो एग्जैक्टली आंसर आपका बी नहीं, डी होगा। ठीक है, डी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा ह्रस्व होगा, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, या मूल स्वर, अभी पढ़ी की आ रही। अगला है दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर 3 हो गए, ह्रस्व स्वर और प्लुत होते हैं। और वैसे स्वर देखोगे 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो यहाँ पर मात्रा के आधार पर तो ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। दीर्घ में क्या भाई, वही 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, उ, औ। अगला है तीसरा प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इस अंक यहाँ पर आप चिन्ह देख पा रहे, उसका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष क्या है, तो समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व, दीर्घ। क्योंकि प्लुत स्वर यानी क्योंकि जो प्लुत है इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, संस्कृत में होता है। तो इसलिए जब भी पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, 3। और वहीं यदि हिंदी वर्ण में मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो स्वरों के भेद 2 होंगे, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है दोस्त, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो स्वर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार होंगे दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी। अगला है जिह्वा। तो जिह्वा यानी जीभ। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा यानी अग्रभाग से बीच वाले से और पीछे वाले से, तो 3 प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जिह्वा के आधार पर उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। अग्रस्वर होगा, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अब जैसे आप बोल के देखो, ई बोलोगे, ई, बड़ी ई है, ए, ऐ, तो आपको जीभ का अग्रभाग यहाँ पर यूज करना होगा। मध्य के लिए क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील एक्टिव होगा उन्हें मध्य स्वर कहोगे। जैसे कि छोटा आ है, आ, तो आ बोल के देखो आप। पश्च स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होगा तो पश्च स्वर कहेंगे। जैसे कि आप अगर बोलोगे बड़ा आ, तो जब तक जीभ का पीछे वाला पोर्शन यूज नहीं करोगे, बड़ा आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अगला प्रश्न है कि अर्ध विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, अर्ध विवृत स्वर। तो सिंपल सी बात, विवृत यानी मुख के आधार पर यहाँ पर बात की गई, तो अर्ध विपरीत यानी आधे मुख के आधार पर यहाँ पर क्या होगा, अर्ध विपरीत। तो यहाँ पर बड़ा ऊ, तो पूरा मुख बोलोगे आ, ए, ऐ बोलना है आपको।
ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें आप विवृत कहोगे, जैसे कि बड़ा आ है, आ। अर्धवृत, तो अर्धविवृत में क्या है, मुख द्वार आधा खुलता हो। छोटा आ, आए है, आ और औ, तो यहाँ पर आ नहीं, यहाँ पर आ है, ठीक है। लाकर वाला जैसे लिखते हो, लाकर है लिखोगे, तो यहाँ पर आ। इसके बाद अर्ध संवृत्त देखोगे तो जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। ऐ है, ओ है। संवृत्त में क्या होंगे, तो संवृत्त में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, लगभग मुख द्वार। बोलना आपको बस बिल्कुल मुंह थोड़ा सा हिलाओगे आप। ई है बड़ी ई ऊ ऊ। तो अतः दिए गए विकल्पों में है क्या है, अर्धवृत्त है। अगला प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन डी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक जो स्वर होंगे, अंगा है, ञा है, अड़ा है, ना है, मा है, इनके उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो अनुनासिक में क्या है, नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। होंठ का आकार, तो ऊ जब पढ़ोगे आप बोलोगे ऊ है ना, ओ है, आओ है, आ है। तो संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई यू, जो कि पढ़ के आ रहे हो। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ लिखोगे, ऊ, तो पश्च संवृत्त, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च संवृत्त स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे कि बड़ा आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ। संवृत्त उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगला प्रश्न है कि होठों, तो ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है। अवृत्तमुखी में अर्थात जिसमें क्या है, आपका जो मुख है वो वृत्त यानी गोल की आकार का न बने, अवृत्तमुखी है। तो यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ है, लेकिन ई आप बोलोगे तो यहाँ पर आपका जो होंठ का आकार है वो वृत्त के आकार का नहीं होगा, आवृत्तमुखी होगा। ऑप्शन ई सही जवाब है। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अवृत्तमुखी हो गए और वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ का वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आ, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी में जिससे आपका जो मुख का ओठ है वो क्या है, वृत्तमुखी हो, गोल हो जाए। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ है। अतः दिए विकल्पों में ई जो है वृत्तमुखी स्वर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ, तो कंठ जहाँ यूज होगा आ, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब। तो दिए गए वर्णों में आ कंठ वर्ण है, जबकि ई और बड़ी ई तालव्य वर्ण तथा उ ओष्ठ वर्ण है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी आप ओठों का यूज नहीं करोगे, तो यहाँ पर कौन सा बोल के देखो आप। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। उ वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियां हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा होगा। तो अभी आप पढ़े उ और उ तथा पा वर्ग के ओष्ठ ध्वनियां हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्नलिखित दिया गया है। जैसे कंठ से होने वाले जो उच्चारण स्थान है, छोटा आ, बड़ा आ, तालु से निकालोगे तो ई, यहाँ पर आपको तालु यूज करना होगा, तो छोटी ई, बड़ी तालु हो गया। मूर्धा में री होगा,
ओष्ठ का छोटा ऊ बड़ा ओष्ठ है। कंठ तालु में देखेंगे तो ए है, ऐ है। कंठ ओष्ठ देखोगे तो ओ और औ। अगला प्रश्न है कंठ तालव्य कौन सा होगा? तो कंठ और तालु, कंठ तालव्य ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब बन जाएगा, ए और ऐ। कंठ तालव्य वर्ण ए ऐ हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। रा है सा है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा तथा छोटा अ बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ ताल आप देख रहे हो, ए ऐ है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला है ऐ का उच्चारण स्थान। तो ऐ के उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा? कंठ। और तालु की सहायता से यानी ऐ होगा कंठ तालु शब्द। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है ओ औ। तो ओ औ किस प्रकार का वर्ण होगा? तो बोल के देखो, ओ औ तो कंठोष्ठ होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वीडियो वाला। तो छोटी ई बड़ी ई चा है, छा है, जा झा इया, च छ ज झ इया, छोटी ई बड़ी आदि का जो उच्चारण स्थान है किससे होता है? तो च छ ज झ इया, चा चा छ। तो तालु आपको यूज करना है, तालव्य से ऑप्शन सी। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करे उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। छोटी ई बड़ी च छ ज झ इया। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग कौन सा नहीं है वर्णमाला में? तो इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। वर्णमाला का छोटी ई बड़ी ई अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं होता। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि स्त्री है, नदी है, बालिका है, बेटी है ना, लड़की है, इस तरह। स्त्री शब्द से री स्वर नहीं है। किस शब्द में री शब्द नहीं है? तो री स्वर यहाँ पर आपको किसमें नहीं देखने को मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कृपा आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? री है ना। यहाँ पर प्लस लगाओ, हलंत लगा दोगे, यहाँ पर भी हो जाए, कृष्ण में भी, दृष्टि में भी होगा, आज में नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। आज शब्द में री स्वर नहीं है, शेष सभी शब्दों में री स्वर मात्रा प्रयोग हुआ है, जैसे कि कृपा में आप देखोगे कृष्ण है, दृष्ट है, आज में। तो आज में यहाँ पर आपको री देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। वृष्टि लिखा है, इसको आप तोड़ोगे तो लिखोगे इस तरह। यहाँ पर भी आपको सा है, फिर टा पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी यानी छोटी ई लिख दोगे आप। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता बोलोगे तो नासिक स्वर की क्या होगी विशेषता? कि जो उच्चारण है, उच्चारण में जो वायु है वो नाक से कम, मुख से जो है अधिक निकलती है। तो संभावित लिखा है, संभावना है, संभव है, संभालना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिक स्वरों की विशेषता है। इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। तो संभावना, संभालना तो मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रायः। इसलिए जब तद्भव तत्सम आप पढ़ते हो तो जहां पर चंद्रबिंदी दिखती है आपको फटाक से उसको आप तद्भव बना लेते हो लफ्ज। अगला प्रश्न है दोस्त कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को आप क्या कहोगे? व्यंजन। क ख ग घ अंग है ना, का को आप क्या लिखो? का लिखा है, फिर यहाँ पर आपको स्वर मिलता है तो का, इस तरह। तो एक से अधिक वर्णों, तो यहाँ पर दो वर्ण हो गए। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है, जैसे कि का है तो का, खा है ना, इस तरह।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। क ख ग घ है, च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ प व म या र लावा, शा सा शा और हा। इनकी अतिरिक्त वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो छत, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 5 5 5 5 4 4, तो 25 और 8 33। तो मूलतः कितने हो गए आपके? मूल रूप से 33 व्यंजन। इनकी अतिरिक्त भी क्या है? वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं। तो संयुक्त वाले कौन से हैं? छात्र और क्या? आगे, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ, तो जो आप कंठ से निकालो, का, खा, तो यहां पर कंठ का यूज होगा, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। च छ जा जा है ना, च छ जा, तो ये आपके क्या है? चा चा, बोल के देखिए, तो तालब्य यहां पर यूज हो रहा है, तालु है ना, तो तालब्य होंगे। या रा, तो ये कौन से व्यंजन होंगे? अंतःस्था व्यंजन होंगे। जबकि टा ओड़ा लिखा है तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? तो दांत जहां पर आप यूज करो बोलने के लिए, बिना दांत के नहीं बोल पाओगे, नहीं यूज होता है दंत। तो माँ में यूज नहीं, माँ करो, म प उ, लेकिन ला आप बोलोगे तो दंत का यूज होगा। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब। बोल के देखो, पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घा मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है, क्या होगा? सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सा जो ध्वनि है वो क्या है? तो मूर्धन्य है, दंत है, तालब्य है, ओष्ठ है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, तालब्य। अगला प्रश्न है कि तालब्य व्यंजन कौन सा होगा? तालब्य व्यंजन कौन सा है? सही जवाब बनेगा च छ ज झ, ऑप्शन बी। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? च छ ज झ, तालब्य, तालु, ऑप्शन ए। तो चा और छा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या होगा? या रा लावा, ल, ऑप्शन डी सही जवाब, तालु। अगला प्रश्न है कि निम्न में तालब्य ध्वनि क्या है? ट प शा का, शा, ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब है। हिंदी की तालब्य ध्वनियां क्या होंगी? हिंदी की तालब्य ध्वनियां च छ ज झ, ऑप्शन नहीं। हिंदी की तालब्य ध्वनियां चा छा जा झा, ता था दा धा दंत ध्वनि है, टा ठा डा ढा मूर्धन्य ध्वनि है, पा फा बा भा ओष्ठ ध्वनियां हैं। शा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो शा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, ऑप्शन बी। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आएंगी? तो चा छा जा जा, किसमें? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन तालब्य, सी। तो चा वर्ग यानी चा छा जा झा यहाँ ध्वनियां तालब्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ में का खा गा घा अंगा है। दंत में ता वर्ग की ता था दा धा ना ध्वनि आती है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है और वर्ग कौन सा होगा? तो वर्ग कौन सा आएगा? तो टा ठा डा ढा, तो टा वर्ग में आएगा। कौन सा होगा? टा ठा डा ढा, चौथा होगा, ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? नहीं है दंत। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से? तो ता है, ता ता था दा धा, दा भी आ रहा है, ता भी है, तो ता ता धा धा न, तो न, ये सब क्या हो जाते हैं आपके? दंत वाले हो जाएंगे। तो दंत वाला कौन सा नहीं होगा? टा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि टा वाला जो होगा तो टा वर्ग टा ठा डा ढा, तो ये जो है मूर्धा होता है। ठीक है, मूर्धन्य। आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता था दा धा ना, ता था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा होगा? तो दंतव्य वर्ण क्या बनेगा? सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन सी ता। दिए गए विकल्पों में ता दंतव्य वर्ण है, ता वर्ग की सभी वर्ण दंतव्य हैं, या वर्ण और चा वर्ण, या वर्ण और चा वर्ग की सभी वर्ण तालव्य एवं ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी होगी? दंत ध्वनि सही जवाब बन जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन सी ला। मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। उच्चारण स्थान तो कंठ का जो उच्चारण स्थान है का खा गा घा अंगा और हा और विसर्ग ये कंठ से होंगे। तालु में क्या आएगा? तो चा छा जा झा इया, तो चा वर्ग हो जाएगा प्लस या और सा होंगे। मूर्धा में टाठा डाढ़ाड़ा तो इन्हें टा वर्ग हो जाएगा प्लस रा और सा है। दंत में क्या होगा? ता था दाधाना तो ता वर्ग हो जाएगा और ला और सा ये आ जाएंगे दंत में। ओष्ठ का देखोगे तो पाफा बाभा मा यानी पा वर्ग होगा। दंत ओष्ठ यानी दंत और ओष्ठ दोनों का तो वाह है, अतः ला दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि पाफा बाभा मा व्यंजन जो होते हैं किस प्रकार की ध्वनि में आएंगे? प फ बा भ म ओष्ठ ऑप्शन बी। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है। दंत व्यंजन ता था दा धा ना, तालव्य में चा छ ज झ इया होगा, कंठ में कख ग घ अंगा, तो का वर्ग हो गया कंठ। तालव्य का चा वर्ग है, दंत का ता वर्ग होगा और ओष्ठ व्यंजन का प फ ब भ म पा वर्ग है। हिंदी की बा जो ध्वनि है पा फा बा भा बा, तो इसमें किस में आएगा? ओष्ठ में, ऑप्शन बी। वाह पढ़ के आ रहे हो तो वाह, तो दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंत प्लस वाह। निम्नलिखित में से टा वर्ग में कौन सा नहीं होगा? तो टा ठा डा ढाड़ा धा नहीं होगा, ता वर्ग में आएगा, ऑप्शन सी। दिए गए वर्णों में से धा वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। क ख ग घ अंगा का वर्ग, च छ ज झ चा वर्ग है, टा ठ डा ढाणा टा वर्ग, ता का होगा तथ द न पा का पा फ ब भ म। 5 वर्गों किन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। तो स्पर्श व्यंजन यही है का से लेकर के पा वर्ग तक। तो स्पर्श व्यंजन का खगंगा है चया टटना तथना पमा यानी 5 हम 25 टोटल 25। अगला है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग है चा वर्ग है, का वर्ग है चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, लेकिन यह नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि अंतः स्था व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? अगला प्रश्न है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आएंगे? तो भाई का है, का वर्ग वाला हो जाएगा, क ख ग गंगा च छ ज झ इया चा वर्ग वाला हो जाएगा, प फ ब भ म और ता वर्ग वाला तथ द धन। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतः व्यंजन अंतः स्था व्यंजन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है कौन से होंगे? सही जवाब बनेगा आपका। तो अंतस्थ क्या होगा? यानी कि जो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती हो जिन वर्णों का उच्चारण। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका सी सही जवाब होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है वह वर्ण व्यंजन जो व्यंजन है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती। हिंदी वर्णमाला में या तालव्य है, रा मूर्धन्य है, ला दंत होगा, वा दंतोष्ठ है। 4 अंतः जो है अंतःस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं दोस्त? 4 या, रा, ला, वा। तो या रा ला वा। हिंदी वर्णमाला में या रा ला वा 4 अंतःस्थ
व्यंजन है। इनमें या जो है और वा ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, या और वा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होगा? तो वही या रा लावा। तो या रा लावा होगा और या और वा क्या होगा? या और वा अर्ध स्वर भी होगा। वा व्यंजन क्या होगा? ऊष्म अंतस्थ, अंतस्थ ऑप्शन बी। तो अंतस्थ में क्या है? या रा ला और वा, जिसमें या और वा क्या है? अर्ध स्वर है। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, या क्या है और वा, तो या और वा क्या है आपका? या और वा जो है आपका अर्ध स्वर है। ऊष्म व्यंजन देखेंगे तो शा, सा और सा, हाँ ये ऊष्म व्यंजन है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का, जैसे देखो का से लेकर का वर्ग का होगा, का खा गा घा अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा तेज, आपको प्राण जो है तेज, यानी आवाज़ थोड़ा ताकत लगा के बोलनी है। महाप्राण का खा ग घा, है ना, इस तरह। तो महाप्राण व्यंजन। अघोष देखोगे तो वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा जो होंगे वो अघोष होंगे, यानी का खा, का वर्ग का हो जाए का खा, चा वर्ग तो च छा, इस तरह जो है पहला और दूसरा। साथ ही शा, सा और सा। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ ऑप्शन बी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, जबकि ऊष्म व्यंजन सा शा शाहा स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अयोगवाह में अंक अहा को शामिल किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यारा लावा ऑप्शन बी। व्यंजन दिए हैं, वर्गीकरण है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, च छ ज झ स्पर्श हो जाएंगे, तालव्य, सा शा सा और सा ये ऊष्म व्यंजन है। छत्र ज्ञासरा ये संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? ऊष्म व्यंजन कौन सा है निम्न में? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए हाँ। दिए गए विकल्पों में वर्ण हा ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे कि शा, सा, सा और हा। अगला प्रश्न है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ पर शा भी है, शा भी है, सा भी है, लेकिन गा नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतःस्थ क्या हो जाएगा? या रा ला वा, 4 ये हो गए। और ऊष्म वाले में कितने हैं? तो 4 ये हो गए। ऊष्म वाले में क्या? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। तो 4 4 कितने हो गए? 8। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अंतःस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो 4 हो गए अंतःस्थ और 4 हो गए ऊष्म, यारा लावा और सा सा शाहा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, जिनमें से 4 अंतःस्थ, 4 ही ऊष्म हो गई। आगे देखो, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, संयुक्त व्यंजन ऑप्शन है। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान प्राप्त है। छा है, छत्र ज्ञा और स्रा। तो छा यहाँ पर कौन कौन से व्यंजन है? का सा हो गया, ता रा है जा और जिया को मिलाकर बना है शा और रा को मिलाकर बना है स्रा। अगला प्रश्न असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल का है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं होगा? तो छत्र ज्ञा स्रा को छोड़ दो, जो नहीं होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छत्र ग्रासरा, तो छत्र ग्यासरा ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञा, तो जो जा और इया वर्णों को संयोग से बना है। ढा और अणा, यानी ढा और अणा है, ठीक है। ये ढा अणा द्विगुण व्यंजन है, जबकि जो अंगा है कक गंगा वाला, तो ये नासिक के व्यंजन है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो ऊपर आप देख रहे हो किसके योग से बना है? का और शा को मिलाकर, ऑप्शन ए।
इंग्लिश में भी तो का के को ऐसे लिखते हो, यस यस। चलो, छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि संयुक्त व्यंजन में। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन ज्ञ किनका होगा? ज प्लस इया वाला। तो ज के नीचे हलंत होगा, इया पूरा होगा। ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वा हैं? तो अयोग वा यानी अंक आहा, दो ही तो हैं, अंक आहा। ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार अंक हो गया, विसर्ग वाला हो गया, तो अयोग वा होती है। अयोग वा का अर्थ योग ना होने पर भी जो साथ रहे, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, अयोग वा। ये ध्वनियां ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। स्वरों की सहायता से ही अयोग वा, स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो अंक वाला और आहा। अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन यानी कि जो वायु का है, इनका निगमन है केवल और केवल नाक यानी नासिक व्यवर से होता है, तो नासिक व्यंजन होगा। चठ जज अंगा, अंगा हो गया, इया है, टठ ढणा है ना, जो अंत में आएंगे का वर्ग में। कख गग अंगा, तो अंगा हो जाएगा। चछ जज इया हो गया, टठ ढणा हो गया, तथ दधना हो गया, पफ बभमा। तो ये आपकी क्या है? नासिक व्यंजन है। तो यहां पर कौन सा है? ऑप्शन बी। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिक विवर से होता है वे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक व्यंजन है, यानी का वर्ग का आप देखेंगे तो का, ख, ग, घ और अंगा। तो ये अंगा यानी पांचवा, क, ख, ग, घ, अंगा पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम व्यंजन जो है वो क्या हो जाएंगे? नासिक के व्यंजन। अंगा है, च छ ज इया हो जाएगा इस तरह। अतः दिए गए वर्णों में सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन? संघर्षी, संघर्षी का मतलब क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और ना ही स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह। वायु का जो निर्गमन होगा घर्षण के साथ होगा, तो संघर्षी व्यंजन होंगे। और संघर्षी व्यंजन में आ जाते हैं आपके स, सा और हा, जिनको कि आप ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हो, तो ऊष्म संघर्षी भी होंगे। तो यहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों की समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे बड़ा सा है ना, षष्ठी वाला सा हो गया, छोटा सा है, हा है, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु का घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सा क्या है आपका? संघर्षी व्यंजन है। और संघर्षी में भी कौन से? ऊष्म संघर्षी। अगला प्रश्न है कि है ना, बड़ा सा दिया हुआ है शा, षष्ठी वाला सा हो गया और छोटा सा और हा, कौन से व्यंजन होंगे? तो संघर्षी होंगे, ऊष्म संघर्षी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो जब कोई भी बोलो आप तो स्वर जो तंत्र है उसमें क्या है? कंपन उत्पन्न ना हो, तो अघोष होगा, घोष नहीं होगा, अघोष होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या बनेगा दोस्त? आ, जा, हा, सा, सा। तो यहां पर सा सही जवाब बन जाएगा, डी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि छोटा सा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, श, स इत्यादि, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो याद अगर रखना है कि अघोष कौन होंगे, तो अघोष कौन होंगे याद कैसे रखोगे? हर वर्ग का आपको पहला लेना है अक्षर। तो पहला जैसे कि का हो गया, खा हो गया, तो पहला और दूसरा
तो का वर्ग का खा, चा वर्ग चा छा, है ना, टा वर्ग का टा ठा, इस तरह टा वर्ग का हो गया ता वर्ग ता था, पहला और दूसरा। साथ ही बड़ा सा हो जाएगा, छोटा सा है और षष्ठी वाला सा है, तो ये हो जाएंगे। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ये 3। अघोष क्या है? वर्ण है। आगे देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से होंगे? अल्प प्राण, इन बोलने के लिए आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। तो मुख द्वारा जो है वायु का निर्गमन बिल्कुल कम हो और स्फोट भी क्या अल्प ही होता है। तो इसमें कौन से आएंगे? जैसे क, बोल दो अपने आप क, और खा बोलोगे तो खा, इसमें ज़्यादा ताकत लग रही, महाप्राण में चले जाएगा। तो का हो गया आपका क, खा तो महाप्राण में खा हो जाएगा। ग तो ग आ जाएगा, क ख ग घ, क ख ग घा, अंगा, तो घा में भी ताकत लग रही है। अंगा, अंगा इसे बोल दो आराम से। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन यानी गा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। दिए गए व्यंजनों में गा अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गमन कम होता है, स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी अगर का वर्ग का आप देखोगे क ख ग घ अंगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ ही या रा लावा, या रा लावा, यह क्या होंगे? अल्प प्राण व्यंजन। तो इनमें क्या है? व्यंजनों के उच्चारण मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु, अल्प प्राण की अपेक्षा देखेंगे तो अधिक वायु निर्गमित होती है और स्फोट भी क्या है? अधिक है। जैसे कि आपको क्या बोलना है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती हो प्रत्येक वर्ग का दूसरा। का तो आप बोल लोगे आराम से क, लेकिन खा बोलने के लिए हो क खा, है ना, थोड़ा आवाज़ तेज है, तो प्राण यहाँ पर महाप्राण है। तो का खा, तो खा वाला हो जाएगा। ग घा, है ना, तो घा तो चौथा हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा साथ ही, तो ये बड़ा सा है, षष्ठी सा हो जाएगा, छोटा सा और हा, ये आपके क्या हो जाएंगे? दूसरा चौथा प्लस शा, शा और सा, हा, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? क ख खा, च छ, तो च वाला क्या है? पहला और क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ ही यारा लावा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ऑप्शन सी। तो दिए गए विकल्पों में चा व्यंजन अल्प प्राण है, शेष व्यंजन खा, था और फा महाप्राण होंगे, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण में आ जाते हैं। साथ ही शाह हो गया, शाह है, शाह और हा, ये महाप्राण में आएंगे। यारा लावा, यारा लावा हो गया, प्लस पहला यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क ख ग और अंगा, यानी का अंगा और अंगा। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। साथ ही साथ यारा लावा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होगा? तो पहला, तीसरा और पांचवा। का, यहाँ पर खा आ गया तो यह नहीं होगा। च छ ज झ इया, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण। तो यहाँ पर दूसरा आ रहा का खा, बहुत तेज यहाँ पर लग रहा प्राण, है ना, प्राण निकल जा रहा है इतनी तेज आवाज में। तो ये खा हो गया, तो ये महाप्राण भी जाएगा, तो यह नहीं होगा। त थ ता था द ध, तो दूसरा और चौथा आ जाएगा महाप्राण में, तो यह भी नहीं होगा, ये भी महाप्राण है। त था, ये भी महाप्राण। यहाँ पर ता दिख रहा पहला, तो ता वर्ग का पहला हो गया यहाँ पर अल्प प्राण। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला,
दूसरा पहला, तीसरा और पांचवा साथ ही यारा लावा, तो पहला और तीसरा और पांचवा यारा लावा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। पहला हो गया का खा गा, तीसरा हो गया का खा गा घा अंगा, तो पहला, तीसरा, पांचवा यारा लावा क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण। अगला है दोस्त, सभी महाप्राण वर्गों वाला कौन सा होगा? महाप्राण वर्ग तो ज़्यादा आपको तेज आवाज लगे, तो का खा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा का, ख ग घा, क ख ग घा, तो का खा ग घा, तो ये भी हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। और साथ ही सा स और हा, ये आपके क्या है? महाप्राण है। तो यहाँ आपको कौन सा दिख रहा है? क ख च छ छ ट ठ, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, क्योंकि सभी वर्ग का यहाँ पर क्या है? आपको दूसरा दिख रहा है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित है? तो दूसरा और चौथा। भाई का आपने लिखा सिंपल, खा गा घा, तो खा और घा, यानी आपका क्या है? दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। निम्न में से महाप्राण वर्ण, तो महाप्राण क्या? दूसरा और चौथा। तो दूसरा यहाँ पर क्या दिख रहा? का, तो पहला हो गया का, ये नहीं होगा, बोलने से पता चल जाएगा। चा ये भी नहीं है, वह नहीं है। ता था, ऑप्शन ए सही जवाब है। ता वर्ग का दूसरा है। ता वर्ग में क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी था, ता था दा धा, तो था और धा, ये क्या है? महाप्राण है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन क्या होगा? क ख ग, महाप्राण की यहाँ पर बात की गई है, तो क ख ग घा, घा दिख रहा है, तो दूसरा और चौथा घा हो गया चौथा, का वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन सी। अगला है महाप्राण, तो ता नहीं होगा, ता था द, दा नहीं होगा, प फ बा भा, चौथा हो गया ये भा, है ना? महाप्राण आपको निकल रहा है। माँ ये भी नहीं होगा। चलिए भाई, अघोष वर्ण कौन सा होगा बताना है यहाँ पर। अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण बिल्कुल कंपन ना हो स्वरतंत्र में, आपके स्वरतंत्र बिल्कुल खुली रहती हैं और बिना वायु की। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है, सा सा, है ना? नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों की उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वरतंत्रियाँ खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा बड़ा सा है, षष्ठी सा हो गया, और छोटा सा अघोष व्यंजन है। अतः प्रश्नगत वर्णों में सा क्या है? अघोष होगा। तो प्रत्येक वर्ग का, यानी का वर्ग का जैसे लोगे तो का खा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और साथ ही बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा, ये आपके क्या है? अघोष वर्ण। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण अघोष है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब है, साथ ही बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस छोटा सा, षष्ठी सा और बड़ा सा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, चा छा, तो चा और छा होंगे, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प फ, तो पा और फा होंगे, तो पा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला आ गया आपका घोष वाला। तो आप अघोष में क्या देख रहे हो? अघोष में भाई आपके पहले, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, तो बचेगा आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो जाएंगे। और साथ ही साथ अघोष में या, रा, ला, वा, क्योंकि कंपन होगा, और साथ ही
हा भी है इसमें, यारा लावा हा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये आपका क्या है, पा फा। पा फा क्या हो जाएगा आपका, अघोष है। टा ठा ये आपके अघोष, लेकिन घोष यहाँ पर क्या होगा, ता था और दा। तो ता था आपके हो जाएगा घोष, और दा हो जाएगा क्या, क्योंकि तीसरा है, चौथा पांचवा, ये हो जाएंगे घोष। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी का वर्ग का ले लो तो का, खा, ये आपके क्या आ जाते थे, दूसरा और चौथा, ये आपके हो जाते अघोष। बसता आपका गा, घा, क ख ग घ अंगा, है ना। तो घा, ग घा अंगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष, और ये अघोष रहे। और साथ ही यारा लावा, यारा लावा और हा, ये सघोष व्यंजन होंगे। अगला है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और यारा लावा और हा। तो यहाँ पर अघोष मान लो, यानी घोष नहीं है। तो या रा लावा, रा भी हो जाएगा। ता आ रहा है ना, ता था, तो ये आपकी क्या है, अघोष वाले में, घोष नहीं है अघोष। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला है दोस्त घोष वर्ण, कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यारा लावा और हा। तो चा छा जा, जा आ गया, यही हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला है सघोष, सघोष या घोष क्या होगा, प फ, पा हो जाएगा आपका अघोष। त था भी अघोष है, और सा है, षष्ठी सा है और छोटा सा, ये आपके अघोष होते हैं, बचा बा। तो प फ बा, भा मा, ये आपके क्या हो जाते हैं, सघोष। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। भैया आपने सघोष पढ़ा, अघोष पढ़ा, काकल्य कहाँ, तो काकल्य वर्ण कौन सा होगा। और यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा क्या, काकल्य मतलब कि आप उच्चारण करोगे उन व्यंजनों का, तो उच्चारण में मुख जो गुहा है वो खुली रहती है। यहां पर आप देखो, या, श, ण, हा, है ना। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब। उपरोक्त विकल्पों में हा काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती, हा, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर या जो दिया है वो अंतःस्थ व्यंजन होगा, सा जो है या ऊष्म व्यंजन है, अणा जो है टा वर्ग का पंचम अक्षर है। तो यहाँ पर क्या है, मुख गुहा खुली रहती है ध्वनियों के उच्चारण में, और साथ ही वायुबंद कंठ को खोलकर झटके से जो है बाहर निकलती है, हा, है ना। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रा जो दिया है, रा का विवरण आपको बताना है। या रा ला, तो रा तो आपका सघोष, तो रा आपका क्या है, सघोष में तो आता था, या रा लावा, है ना, या रा ला वा, और साथ ही हा था, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपकी क्या थी, सघोष। तो सघोष तो होगा, तो अघोष वाला तो कतई नहीं होगा आपका, तीसरा अपने आप एलिमिनेट हो गया। और आप विशेष कर क्या जान सकते हो, जैसे प्राण से संबंधित, अल्प प्राण मतलब थोड़ा आपको कम ताकत लगानी है, तो यार अलावा, है ना, इसमें ज़्यादा ताकत लगानी नहीं। तो अल्प प्राण में आ रही थी आपकी। अल्प प्राण में कौन कौन से थे भाई, पहला अक्षर रहा प्रत्येक वर्ग का, है ना, का, खा, गा, का, खा, गा, घा, अंगा, तो का, घा, अंगा, ठीक है। तो का हो गया, गा हो गया और अंगा हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो ये आपके किस में आते थे, अल्प प्राण में, तो या रा लावा। तो यहां पर आप देखोगे तो अल्प प्राण ही होगा, क्यों, रा बोलो आप, रा, इसमें ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ रही, र, है ना, तो अल्प प्राण में आएगा। तो महाप्राण वाला कैंसिल कर दो अपने आप ऐसे,
अल्प प्राण यही से लगा के चले आओगे। अगर दिमाग थोड़ा लगाओगे, कुछ और वर्ष का मतलब नहीं, लुंठित का मतलब नहीं पता, तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो कभी कभी आपको ऐसे भी आपको एग्जाम में अपना दिमाग लगाकर आंसर निकालना होता है। तो बाकी आप व्याख्या देख सकते हो। रावण का विवरण वर्ष है लुंठित है सघोष। वर्ष में क्या होंगे, तो दांतों और मसूड़ों के मिलने का स्थान जो होता है वो दंतमूल को वर्ष कहते हैं, तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वर्ष ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ना है, रा है, ला और शा ये वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, तो इसको नोट कर लो। ना, रा, ला, शा वर्ष होंगे। लुंठित में क्या होगा, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वत्स को शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा जाता है। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा यारा, लावा, हा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला और पांचवा। अगला है कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्व यानी छुए, टच करे, तो अगला भाग जिह्वा का, तो जिह्वा का अग्रभाग वत्स का स्पर्श करती है और श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, तो पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ पर ला जो है पार्श्विक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में अर्धस्वर क्या कहलाता है। तो निम्न में अर्धस्वर कौन सा होगा, तो अर्धस्वर आप पढ़ के आ रहे हो, या और वह होता है अर्धस्वर, तो या यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बन जाएगा। रा आपका क्या है, रा लुंठित ध्वनि है, ला आपका पार्श्विक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर महाप्राण ध्वनि का खा। तो महाप्राण तो आपको खा भी है और घा भी है। का और गा आपके क्या अल्प प्राण होंगे, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। और स्पर्श व्यंजन का मतलब आपके जो पंच वर्ग हैं सभी व्यंजन होंगे क ख ग घ अंगा तक। और कंठ ध्वनि में क्या पढ़े हो, का वर्ग का पूरा हो जाएगा पंचम में, तो क ख ग घ अंगा हो जाएगा, साथ ही छोटा आ बड़ा और अहा और हा रहा है, तो कंठ में आपके खा आ जाएगा। तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह एलिमिनेट करना है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि खा है। स्पर्श व्यंजनी पंचम वर्ग के सभी व्यंजन कंठ ध्वनि में कख ग अंगा, छोटा आ बड़ा अहा और हा। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और व्यंजन होगा, साथ ही यारा लवा हो गया। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और व्यंजन। इन सभी से जो मेल खाए वही हो गया यहाँ पर खा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 105 है कि कौन सी शब्द में रा व्यंजन नहीं है। रा व्यंजन मात्र में आप इसको अगर अलग करोगे तो यहाँ पर माँ लिखोगे, प्लस यहाँ पर बड़ा आ होगा, प्लस आधा यहाँ पर हलंत लगाओगे, रा लिख लोगे। इस तरह मात्र रा व्यंजन नहीं आपको कहाँ दिख नहीं रहा। तो पहले में रा आपको दिख जाएगा मूर्धा, तो मूर्धा वाले में भी रा आपको दिखेगा। रा लिखोगे फिर धा लिखोगे, है ना, इस तरह मूर्धा वाले। क्रम, तो क्रम वाले में है क्या, क्रम वाले में भी होगा आपका भाई। का लिखोगे फिर रा लिखोगे, प्लस लगा दो, प्लस लगा, आ लिखो। माँ में देखोगे तो माँ और प्लस यहाँ पर स्वर आ होगा। तो इस तरह आप देखो क्रम हो गया। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर रा व्यंजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर रा की जगह क्या यूज होगा, री वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगी मात्री को, प्लस स्वर में बड़ा आ हो जाएगा ता, फिर यहाँ पर रा ना होकर क्या है, री होगा। यहाँ पर आपको देखेगा ही नहीं, बड़ा वो हो जाएगा। भूमि, तो माँ प्लस छोटी ई, भूमि। तो यहाँ पर रा आपको दिखा ही नहीं, रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त तो नहीं है। अनुस्वार के, तो अनुस्वार वाला क्या लगा दीजिए, चंद लिखना आपको, है ना। तो अनुस्वार क्या है, यहाँ ऐसे लिखती हो, यही है अनुस्वार। अंक लिखा आपने, तो ये जो लगा आपका ये अनुस्वार है। तो इसी के बारे में आपको बताना कौन सा उपयुक्त तो नहीं कथन गलत है कौन सा इसके संबंध में। तो कौन सा गलत होगा,
तो पहला लिखा है इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है ना, बिल्कुल होता है। अंक, है ना, चंच, पंच, अंग, अंश, इस तरह। तो यहाँ पर चंच आ बाद में आ रहा, चा पहले आ रहा, है ना। कंच तो का पहले आ रहा, अंग बाद में आ रहा, अंक, अनुस्वार। तो यहाँ पर क्या है, प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। फिर अनुस्वार नासिक के व्यंजन है, बिल्कुल अंक चंग नासिक व्यंजन है। इसे के रूप में दर्शाया जाता है, के रूप में मतलब इसके रूप में, इसी तरह दर्शाते हो, बिल्कुल सही है। इसे चंद बिंदी यहाँ पर लगा दिया, चंद के रूप में लिखा जाता ना, बिल्कुल गलत होगा। तो यही ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा कि यही गलत है, उपयुक्त कथन नहीं है, ऑप्शन डी। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द जैसे कि 5 लिखा है, तो 5 है ना, तो 5 फिर पंच, इसका 5 का पंचम होगा तत्सम, इस तरह। तो यहाँ पर अनुस्वार लगा, तो इस तरह आप देख सकते हो। आगे देखो, अगला है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए, मूल ध्वनि के लिए, साथ ही जिस रूप में लिखे जाते हैं उनको आप क्या कहते हो। सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिपि कहा जाता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वह वर्ण है जो अन्य वर्णों की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो आपका क्या हो गया, स्वर है। का आपको लिखना है तो यहाँ पर स्वर की सहायता लेनी है, आ की यानी का, फिर हलंत लगाओ प्लस आ लिखोगे। तो यहाँ पर क्या है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले को क्या है, व्यंजन कहोगे। तो का आपका व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह क्या कहलाता है। सही जवाब बन जाएगा युग्मक ध्वनियां, ऑप्शन बी। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी युग्म हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियां प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं, शब्द के मध्य में आती हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो छोटा आ रहा तो अकारांत होगा, ऑप्शन डी। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंक तथा आहा अयोगवाह ध्वनियां हैं, अयोगवाह, अंक, आहा। यारा लावा, यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश बताइए। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ है 2015 में, और यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, का के बाद, का के बाद आता, क्योंकि छा का जो है वो संयुक्त व्यंजन होगा। किस तरह लिखोगे तो आप इसको इस तरह लिखते हो। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा, इसमें से आपको बताना, इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा। अब इनको तोड़ लो आप फटाफट। ऋग्वेद को कैसे लिखोगे, री हो जाएगा, फिर यहाँ पर गा आ रहा है, फिर प्ला होगा, तो ऋग हो गया, ऋछ। यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका का आ जाएगा छ वाला, तो यहाँ पर छ पहले आ जाएगा, प्लस सा होगा, का खा, यहाँ पर गा आ रहा है, यहाँ पर खा आ रहा है, तो इससे पहले ये हो गया। ऋण में देखोगे तो यहाँ से तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आड़ा वाला हो जाएगा।
तो ऋणु ऋण, इसमें ऋणा पहले आ जा रहा है, तो बस इसी में ऑप्शन बी आपका पहले होगा का वाला। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा निम्न में से सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर तोड़ोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ही पहले आ जाएगा। ऑप्शन ही सही जवाब होगा, आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ का संधि विच्छेद आपको करना है। दीर्घ का संधि विच्छेद तो सिंपल सी बात है भाई, दा लिखोगे, यहाँ पर री आएगा, प्लस आपका गा हो जाएगा, दीर्घ प्लस आ होगा, बन गया। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ही सही जवाब बनेगा। अब देखो, उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद कर देना है। उद्यान, तो उद्यान का कैसे करोगे? वो तो होगा ही होगा, तो स्वर हो गया और व्यंजन में आपको तोड़ना है। तो उद्यान, तो दान ज्ञानी इद्दा हो जाएगा, प्लस या होगा, और यहाँ पर बड़ा आ है, उद्यान ना, फिर प्लस आ। कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन है आपका सी सही जवाब होगा। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण आपको बताना है। कच्छा, और कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या बनेगा? छा को तोड़ दो आप, कक्षा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। कक्षा है ना, बहुत से जो हिंदी के बड़ी बड़ी विद्वान आपको बोलते होंगे कक्षा को क्या? कक्षा। ठीक है, तो कक्षा क्या है? शुद्ध उच्चारण यही होता है, कक्षा। और इन्हीं 115 प्रश्नों की पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।